कहाँ तक हो गया था? लास्ट क्लास कहाँ तक हुआ? 5 नंबर तक, 6 नंबर तक क्वेश्चन बता चुके थे। सेट 2 का 6 नंबर बता चुके थे ना। तो सेट 7 में आ जाओ। सेट 7 का इसका डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 है tan θ/2। tan θ/2 बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ से अलग अलग तरह का फार्मूला निकलता है। देखो करना यहाँ पर ये है, बराबर में क्या दिया हुआ x और ऑप्शन में दिया हुआ 4 ऑप्शन और कॉस और साइन के ही रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कॉस। तो करना ये है कि ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा लिखा हुआ है। इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 माइनस कॉस थीटा से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो देख लो क्या सब आ जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोला आएगा क्या, और बटे में आ जाएगा 1, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। बोलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो बहुत बेसिक बात है ना, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब स्क्वायर स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों जगह आ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या बचेगा साइन थीटा। बोलो बचेगा क्या? चलो तो फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा देख लो क्या दिया हुआ, सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर बराबर है x, और यहाँ पर दिया हुआ x का वैल्यू क्या होगा, और साइन के रूप में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, इसको 1 बाई कॉस ए मान सकते हैं क्या, और माइनस साइन ए बाई कॉस ए, इतना तो जानते ही हो ना। ठीक है, तो 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए ऐसा मान सकते हैं। अभी ये नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए और 1 माइनस साइन ए, बोलो होगा क्या, और इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, ऊपर नीचे स्क्वायर हो गया। और जैसे ही कॉस स्क्वायर ए हुआ, कॉस स्क्वायर ए हुआ, ये स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख दो। तो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, तो सिर्फ साइन ए के रूप में 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार वस्तु को पिघलाकर उसी त्रिज्या के एक शंकु का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखो बेलनाकार है, उसको पिघलाया जा रहा है तो उसके वॉल्यूम का यूज़ हो रहा है ना। तो एक बेलनाकार वस्तु का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई स्क्वायर एच। ठीक, और एक शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बोला क्या, त्रिज्या तो सेम ही रखना है, त्रिज्या क्या रखना है, सेम ही रखना है, लेकिन हाइट क्या हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं हाइट 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच त्रिज्या सेम ही रखना है, शंकु है उसका त्रिज्या सेम रखना है, लेकिन हाइट क्या हो जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। ये वैसे भी अलग होगा, बोलो होगा क्या, क्योंकि 1/3 हो जाता है। अब सोचो थोड़ा, 1/3 अगर हो जाता है और सेम यहाँ पर पाई भी वही है, आर भी वही है, तो यहाँ पर अगर 1/3 होगा तो हाइट क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। इसका हाइट क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, हाइट क्या दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बोलो होगा क्या, बिना क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किए हुए। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है, देख लो पाई
आर स्क्वायर, तो आर में हम लोग, आर की जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, आर है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर, और एच के जगह पे हम लोग 8 रख देते हैं, ठीक है। बराबर में 1/3 पाई रख देते हैं, फिर से 4 रख देते हैं, देख लो 4 स्क्वायर, और H1 लगाते हैं क्योंकि H1 हमको निकालना है। तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 स्क्वायर से 4 स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 तिया 24। तो इसको हम लोग या तो ऐसे बना सकते हैं या नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या था, आर स्क्वायर सेम कॉन्स्टेंट, पाई पाई कट ही जाएगा, सिर्फ H चेंज करते हैं। तो इसका 1/3 है, तो जैसे ही 1/3 होगा तो हाइट क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। बात समझे। अच्छा, अगर यही बात प्रयोग करता, हाइट सेम रखता, क्वेश्चन पे गौर करो, हाइट सेम रखता और त्रिज्या बनाना रहता तो क्या हो जाता, 9 गुना हो जाता। स्क्वायर कर देते ना, नहीं समझे। हाइट है तो यहाँ पे हाइट को 3 गुना करना पड़ा, डायरेक्ट 24 सेंटीमीटर आ गया। अगर रेडियस का बात करता, बोलता सेम हाइट रखना है। क्या करना है, सेम हाइट रखना। तो सेम हाइट रखना है तो रेडियस कितना गुना हो जाएगा इससे, तो इससे 9 गुना हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 9 गुना होगा। तो यहाँ पर जो भी रेडियस, जैसे 3 रखे तो 3 का 9 गुना हो जाता 27 सेंटीमीटर। या नहीं, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो इसको बना लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। सॉल्व भी कर लोगे तो भी इसमें कुछ खास टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु P और Q त्रिभुज ABC की भुजा क्रमशः AB और AC पर इस तरह से स्थित है कि रेखाखंड PQ भुजा BC के समानांतर है। यदि AP और PB का रेशियो 2:3 है और त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तो समलंब PQ CB का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर गौर से देखो एक बार, एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, P और Q जो है ऐसा है खिंचा हुआ, AB पर है P और AC पर है Q, AB पर है P और AC पर क्या है Q। बोला ऐसा खिंचा हुआ है कि ये BC के समानांतर है, BC के क्या है, समानांतर है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला APQ का क्षेत्रफल, APQ का क्षेत्रफल, सिर्फ APQ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है समलंब, ये जो PQCB बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है, PQCB जो बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सिमिलरिटी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सिमिलरिटी थोड़ा सा हम बताए थे, नहीं बताया तो यहाँ पर समझ लो। देखो ध्यान से, APQ तथा त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखना, APQ तथा ABC में, दोनों में देखते हैं। तो APQ के लिए और ABC के लिए ये जो एंगल है ये तो इक्वल है, कॉमन एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कोण A बराबर कोण A के, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्या तुमको पता है कि अगर 2 रेखाएं समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा खींचा जाता है तो यहाँ पर 8 एंगल बनता है। इस एंगल को कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो दोनों हमेशा इक्वल होता है। इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा नीचे वाला, अगर ये 1 है तो ये 2 है, और ये 3 है तो ये क्या है, 4 है। अगर ये 5 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 6, और ये 7 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8। बोलो, 7 एकांतर कोण भी क्या होता है, एकांतर कोण 2 के बराबर में ये 7 हो जाएगा, 2 के बराबर में क्या हो जाएगा 7, और 3 के बराबर में 6। बाह्य एकांतर कोण 1 के बराबर में 8 हो जाएगा और 5 के बराबर में 4 हो जाएगा। बोलो होगा क्या। एक ही तरफ का जो एकांतर कोण बनता है, कोण 2 एंड कोण 3, ये हमेशा 180 डिग्री का बनता है। बोलो बनता है क्या। बाह्य एकांतर कोण भी एक ही तरफ का जो बनता है, यानी कोण 1 प्लस कोण 4, ये भी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस पे नहीं आ रहे हैं, अभी ये जैसे ही समानांतर है तो इसका जो संगत कोण होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा, इसका जो संगत कोण होगा वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। बोलो होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कोण APQ बराबर कोण ABC के तथा कोण AQP बराबर कोण ACB के। तो एक एंगल इक्वल, दूसरा एंगल इक्वल, तीसरा एंगल इक्वल। तो सिमिलरिटी में AAA से त्रिभुज APQ सिमिलर हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। सिमिलर मतलब बताए थे एक क्लास में, समरूप होना, ठीक है। समरूप होने का मतलब क्या है, जैसे ही समरूप होता है
तो एक क्लास में बताया था, याद है ना, भुजा से भुजा का जो रेशियो होगा, मीडियन से मीडियन का रेशियो, सब इक्वल हो जाएगा। और एरिया के बारे में हमने क्या बताया था कि भुजा से भुजा का जो स्क्वायर का रेशियो होगा वो रेशियो उसके एरिया का रेशियो हो जाएगा, बताए थे क्या? तो देखो ध्यान से यहां पर, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या, एपी का रेशियो जो एबी के साथ है, एपी का रेशियो जो एबी के साथ है, वही रेशियो एक्यू का रेशियो एसी के साथ होगा। बोल सकते हैं क्या? और इसी तरह से जो पी क्यू का रेशियो है वो बी सी के साथ होगा। बोल सकते हैं क्या? पी क्यू का रेशियो किसके साथ? बी सी के साथ। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो सब का रेशियो बराबर है, और ये भी पता है कि जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो इसका स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो इसके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा, वो इसके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। ये बात समझ में आया? अगर नहीं भी आ रहा समझ में तो इसको याद कर लो अभी कि जो भुजा का स्क्वायर का रेशियो होगा वो उसके क्षेत्रफल के रेशियो के बराबर होगा। ठीक, अब इधर आ जाओ, इसका है भुजा का कुछ सेंटीमीटर वगैरह में दिया हुआ क्या, देख लो। 2-3 का रेशियो है, एपी और पीबी का रेशियो, एपी का अगर 2 है और पीबी का क्या है 3 है, एपी का अगर 2 है तो पीबी का क्या है 3 है, तो पीबी का ना 3 है। हमको क्या किसका रेशियो निकला है? एपी और एबी का निकला है। तो बताओ एपी का रेशियो अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर, और एबी का रेशियो अगर 3, 2, 5 है तो 5 का स्क्वायर। बोलो ये होगा कि नहीं होगा? अब यहां पर देखो कि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 है और 5 का स्क्वायर 25 है। अगर ये पूरा का पूरा एरिया 25 होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल 25 होगा, तो उसमें से 4 यूनिट ऊपर वाले का होगा। तो 25 में से अगर हम लोग 4 को घटा देंगे तो नीचे में कितना का होगा? 21। अब हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 4 बराबर 8, 4 बराबर, हम 1 बराबर 4 समझ लिए, 21 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे कैसे हुआ? समरूपता है ये, बुलाया क्या? फिर से समझाते हैं। रघुनंदन एक मशीन 45 लाख रुपये घाटे में बेचता है। यदि उसने 55 लाख रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ पहले वाले घाटे से 9 गुना होता। हाँ, अभी 11 नंबर छोड़ दिए हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा। अभी 12 नंबर पे आ जाते हैं। रघुनंदन एक मशीन 45 लाख रुपया घाटे में बेचता है और उसने 55 लाख रुपया में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 9 गुना होता। तो यहां पर दो सेलिंग प्राइस दिया हुआ। देखो क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो इधर, हम देखो बहुत धीरे धीरे समझा रहे हैं तुम लोग के लिए। तो एक सेलिंग प्राइस ये है कि जब 45 लाख रुपये में बेचा तो घाटे में बेचा, तो इसका मतलब सीधा सा है कि कॉस्ट प्राइस जो होगा वो इससे ऊपर होगा। सेलिंग प्राइस ये घाटे में बेचा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ऊपर होगा। और एक बार जो है, एक बार बेचा जा रहा है, ये 55 लाख रुपये में बेचा जा रहा है। कितने लाख रुपये में? 55 लाख में बेचा रहा है। तो इस बार इसको प्रॉफिट हो रहा है। कैसे प्रॉफिट पता चला? कि बोला पहले जितना लॉस हुआ उससे लाभ 9 गुना है। उससे लाभ क्या है? अगर यहाँ पर L है तो ये क्या है? P है। बोलो। और अगर हम लोग इसको ऐसा मान ले कि L अगर 1 रुपया का है तो प्रॉफिट इसको कितने रुपये का है? 9 रुपये का। बोलो, कर सकते हैं क्या ऐसा? अब तुम यहाँ से ऊपर से नीचे का डिफरेंस देख लो। 55 और 45 के बीच का डिफरेंस क्या है? बोलो 10। 55 और 45 के बीच का डिफरेंस 10। 9 यूनिट ऊपर और 1 यूनिट नीचे, तो टोटल डिफरेंस कितना यूनिट का? 10 यूनिट का। 9 ऊपर और 1 नीचे, तो टोटल कितना यूनिट का? 10 यूनिट का। हम बोल सकते हैं 10 बराबर 10 लाख। 10 बराबर, तो 1 बराबर 1 लाख। 1 बराबर बोलो, अगर 1 बराबर आया 1 लाख और हमको इसका क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो 45 लाख अगर सेलिंग प्राइस था और लॉस हुआ इसको 1 लाख का, तो बता दो कि कॉस्ट प्राइस इसका क्या हो जाएगा? आंसर हुआ 46 लाख रुपये।
हाँ, अब हम लोग ऑप्शन से भी देख लेते हैं, ऑप्शन भी है। हाँ, जैसे ही ऐसे किए तो देख लो 55 और 45 के बीच में ही होगा सीपी, तो तुम्हारा एक ही ऑप्शन है 46। लेकिन हमको तो बताना यहाँ पर इसलिए फ़र्ज था कि अभी तो ये दिया हुआ, हो सकता है 42 दिया रहता तब, या सॉरी 48 भी दिया रहता, 47 भी दिया रहता तब, ठीक है, तब तो हम लोग को फिर ऐसे बनाना पड़ता। एक नियमित दशभुज के आंतरिक कोण का माप क्या होगा? नियमित दशभुज, दशभुज का मतलब 10 भुजा, रेगुलर पॉलीगॉन है वो, 10 भुजा क्या होता है उसका बराबर होता, बोलो होता है ना। तो जब 10 भुजा बराबर है तो वो एक पॉलीगॉन हो गया जिसको हम लोग बहुभुज बोलते हैं। और उसका बोला एक आंतरिक कोण क्या है, फार्मूला याद है, n-2 × 180/n। लेकिन यहाँ पर देखो हम तुमको दिखाते हैं बिना फार्मूला का, और आज जो बताएंगे वो तुमको जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तुम एक बात बताओ, बहुभुज का मतलब बचपन में पढ़े, एक वचन द्विवचन बहुवचन, हिंदी में पढ़े हो, एक वचन द्विवचन और तो 3 वचन हो जाता था तो उसको बहुवचन। यहाँ पर क्या है, बहुभुज, बहुभुज तो 2 भुजा से अधिक वाला त्रिभुज होता है, और त्रिभुज क्या हुआ, बंद आकृति है, तो बहुभुज उसको कहा जाता है जब बंद आकृति हो और कम से कम 3 भुजा या 3 से कितना भी अधिक भुजा हो, कम से कम 3, या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं 2 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग बहुभुज कहते हैं। तो पॉलीगॉन का सबसे शुरुआत कहां से होता है, त्रिभुज से। पॉलीगॉन का शुरुआत कहां से होता है, बोलो त्रिभुज से। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहला पॉलीगॉन कौन होगा, त्रिभुज, उससे बड़ा पॉलीगॉन चतुर्भुज, उससे बड़ा पॉलीगॉन पंचभुज, बोलो, उससे बड़ा 6 भुज, 1 2 3 4 5 और 6, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 7 8 9 10, 100 भुजा भी हो सकता है ना, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, अगर तीनों भुजा बराबर होता है त्रिभुज में, त्रिभुज का तीनों कोनों का योगफल कितना होता है ये बताओ, सबको पता है। अगर तीनों भुजा बराबर हुआ तो उसको समबाहु बोलते हैं, और जब तीनों भुजा बराबर होता है तो उसका तीनों एंगल भी इक्वल होता है, और तीनों एंगल जो इक्वल होता है तो वो 60-60 डिग्री का होता है, बोलो बोलो, होता है क्या। यानी हमने क्या किया, हमने किया 180 डिग्री बटे 3 कर दिया। त्रिभुज का सारे कोनों का योगफल 180, और उसको हमने 3 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 3 भुजा था, भुजा कितना था, तो 3 से डिवाइड कर दिया 180 से, तो प्रत्येक कोण का योगफल क्या आ गया, प्रत्येक कोण 60-60 का, लेकिन सब इक्वल है इसीलिए ऐसा आया। सब अलग अलग रहता तो हम पता कर पाते क्या, हम नहीं पता कर पाते। और यहाँ पर भी तुमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेगुलर पॉलीगॉन से नियमित बहुभुज से, तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ही होगा कि प्रत्येक भुजा बराबर, और जैसे ही प्रत्येक भुजा बराबर होगा 10 भुज का, तो प्रत्येक कोण भी बराबर हो जाएगा। अगर 10 कोण का योगफल हमको पता चल जाए, 10 कोण का योगफल पता चल जाए, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे उसको, भुजा कितना है 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक कोण का बारे में पता चल जाएगा क्या। अब तुमको आज के बाद जो हम तुमको बताने जा रहे हैं वो जीवन भर याद हो जाएगा, चाहे 6 भुजा पूछे, चाहे 12 भुजा पूछे, चाहे 99 भुजा पूछे, कितना भी भुजा पूछे, बिना फार्मूला का तुमको आज के बाद जीवन भर याद हो जाएगा। यहाँ से समझते हैं। एक बात बताओ, कोई भी पॉलीगॉन जो है वो असल में डिफाइन किससे होता है, ट्रायंगल से होता है। किससे होता है, ट्रायंगल से। तुम ये बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल तुमको क्या पता है, ये तुमको पता है, बोलो है ना। लेकिन आज हम तुमको बता रहे हैं कि ये क्यों होता है। तो तीनों कोनों का योगफल 180, और चतुर्भुज को अगर एक कोना से दूसरे कोना में मिला दो तो कैट ट्रायंगल बना, कितना ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का योगफल, इसका भी कोनों का योगफल, तो 180 मिलके कितना होगा, बोलो हुआ क्या। ये 5 भुजा है ना, इस वर्टेक्स को मिला दो, इस वर्टेक्स को मिला दो, ये मिल गया वर्टेक्स। तो एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, 180 दिया। ये तुमको पता था, नहीं पता था, फार्मूला पे याद होगा, 540 याद हो गया। 6 भुजा का तुमको पता है क्या, देखो पता चल जाएगा, 1 2 3 4, तो 180 को किससे गुना कर देंगे, 720 हो गया, बोलो
तो 10 भुजा का कैसे निकालेंगे? अभी भी नहीं। एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकाले। अब हमको लगता है कि ये क्वेश्चन बताना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम बताते। चलो अभी दूसरा ही सेट है। तो 2 पाई r बराबर वृत्त का परिधि होता है क्या? बोलो। तो 88 हो गया, जबकि इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। यही होता है ना? पक्का ये सब याद है ना? पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल और 2 पाई r क्या होता है? उसका परिधि। तो यहाँ से तुम चाहोगे तो पाई को छोड़ दो, सिर्फ r निकाल लो कम से कम, और नहीं सिर्फ r निकालोगे तो पाई को अगर हम लोग छोड़ देते हैं, या पाई को भी चलो हटा देते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा? 88/2 पाई। बोलो होगा क्या? 88 बटे क्या हो जाएगा? 2 पाई। और हम लोग यहाँ पर पाई r स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो पाई r स्क्वायर का मतलब होगा पाई, और r स्क्वायर का मतलब r का वैल्यू 88/2 पाई है। तो 88 गुना 88/2 पाई गुना 2 पाई, तो 1 पाई कट गया। 2 से इसको काट दोगे तो 2 44 हो जाएगा। और इस पाई का जो मतलब होता है वो होता है 22/7। बोलो होता है क्या? तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 दूनी 44, 88 दूनी कर दो और फिर 7 से गुना कर दो, या 88 गुना 7 कर लो पहले और 2 से गुना कर दो। तो 88 गुना 7 कैसे करते हैं? 8 सत्ते 56 और 8 सत्ते 56, 56 5 हो जाएगा 61, 616 और 2 से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ? टू पाई r 2 पाई से डिवाइड किए, कहाँ 2 छूट गया? अच्छा 2 छूट गया, तो 2 छूट दिया तो यहाँ से छोड़ दो। 2 से डिवाइड करना यहाँ पे छोड़ दिए थे, भूल गए थे, है ना? तो 2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा ना। तो जैसे 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1232 करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। ठीक। %, 15वां नंबर का क्वेश्चन है। 15% की छूट देने पर एक माइक्रोवेव ओवन की बिक्री कीमत 34,000 रुपया है। यदि छूट 37.5% दी जाती तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर देखो क्या है ये क्वेश्चन। 15% का छूट देगा तो कितना में बेचेगा? बोलो 85% में। 85% में। और 37.5% का अगर छूट देगा तो 62.5% में बेचेगा। बोलो 37.5% का छूट देने का मतलब 100 में से 37.5 घटा दो तो 62.5 आ जाएगा। 15 घटा दो तो 85 आ जाएगा। और बोला यही जो बेच रहा है वो है 34,000 रुपया दाम इसका। कितना है? 34,000। तो बोला अगर 37.5% छूट पे बेचेगा तो कितना दाम होगा? यही तो क्वेश्चन पूछा ना। कोई इसमें फालतू का फार्मूला लगाना है ना कुछ और लगाना है। अब यहाँ भी क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना है? तो इसको डबल कर दो और इसको भी डबल कर दो। कर दिए क्या? तो 85 दूनी डबल करते हैं तो 170, 85 दूनी परसेंट से परसेंट काट देते हैं, और 62.5 को अगर डबल कर लेते हैं तो आ जाता है कितना? 125। बोलो आता है क्या? फिर मेरा इच्छा क्या? डबल कर लो, अपना इच्छा है। तो फिर 28 तो हो जाएगा 340। बोलो होगा क्या? और इसको डबल कर लिए तो ये क्या हो गया? अब नहीं करते हैं डबल। देखो 0 से 0 कट गया। बोलो जल्दी। तो 34 बराबर 3400, 34 बराबर 3400, तो 1 बराबर बोलो 1 बराबर 100, तो 250 बराबर 250 100 आंसर। कुछ आया समझ में? तो लोग गुनाह करता है तो भारी हो जाता है, लेकिन हम गुनाह कर रहे थे तो हल्का हो रहा था। देखो ना, हल्का होते चला गया। 2 से गुना करते चले गया, हल्का होता चला। 250 100 का मतलब हो जाएगा 25,000, है ना? देख लो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 9। 16 नंबर का क्वेश्चन है। x + 9 × 8 - 5x में x का गुणांक क्या है? तो x + 9
इंटू 8 माइनस 5x में x का गुणांक क्या है भाई, x का गुणांक क्या है, इसको गुना करना। देखो ऐसे x इंटू 8 तो 8x, x इंटू 5x तो माइनस 5x स्क्वायर। अब 9 को गुना करो, 9 8 72 और 9 को गुना करो, 9 5 45, माइनस 45x आया ना, तो 5x स्क्वायर माइनस में चला गया 5x स्क्वायर, बोलो चला गया क्या, और 8x माइनस 45x, 8x माइनस 45x करेंगे तो 45 में से ही 8 को घटा दो तो माइनस 37x हो जाएगा, बोलो होगा क्या, और प्लस 72 बराबर क्या आ गया, 0, बराबर क्या आ गया, 0 आया क्या, इसके बराबर में 0 दिया हुआ देख लो, या 0 नहीं हो दिया हुआ, 0 को छोड़ो। गुना सीधा सीधा पूछ रहा है x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या होगा, माइनस 37 होगा, और क्या होगा, x का गुणांक क्या होगा, माइनस 37। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस 5। समझ में आ रहा है, हाँ कोफिशिएंट। 10,000 रुपये की राशि, 10,000 रुपये की राशि, प्रिंसिपल है 10,000 रुपया, और 2 वर्ष में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में अमाउंट हो जाता है 12,321 रुपया। तो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। इस पे हम चर्चा किए हैं, बोलो अगर नहीं किए हैं, अगर जिसको नहीं पता है तो 1 वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाले इंटरेस्ट को हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, बोलते हैं क्या। और जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10 से 11 1 वर्ष का रिलेशन, अगले वर्ष का रिलेशन यहाँ से 10 से 11 हो जाएगा, अगले वर्ष का रिलेशन यहाँ से 10 से 11 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा क्या। लेकिन अगर हम लोग को एक साथ लिखना होगा तो हम लोग रेशियो में लिखते हैं ना, तो 10 गुना 10, 11 गुना 11, 2 वर्ष का रिलेशन 100 और 121 का हो जाएगा। 3 वर्ष का रिलेशन 10 गुना 10 गुना 10 1000, 11 गुना 11 गुना 11 1331, बोलो ये होता है कि नहीं होता है। और अगर 1 वर्ष का, अगर हमको यही दिया हुआ है 3 वर्ष का या 2 वर्ष का या 4 वर्ष का या 5 वर्ष का, हम बता चुके हैं, ठीक है, बताए थे ना। तो यहाँ पर 1000 है, 1331 है। अगर हम इसको 1 वर्ष में लेके चले जाए, 1 वर्ष का रिलेशन पता चल जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार में निकाल सकते हैं। हम बोले 1000 रुपया का राशि 1331 हो जाता है 3 वर्षों में, तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो 3 वर्ष बोला ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट कर देंगे। क्या करेंगे बोलो, और जैसे ही क्यूब रूट किए तो ये क्या आ गया, 1 वर्ष का रिलेशन आ गया क्या। और जैसे ही 1 वर्ष का रिलेशन आया तो 10 से 11 कब होगा, जब 1 बढ़ेगा 10 में, और जब 1 बढ़ेगा 10 में तो होता है 10%। अब यहां पर देखो तो ये 10,000 रुपया का राशि 12,321 हो जाता है कितने वर्ष में। अगर 1 वर्ष का रिलेशन हमको पता चल जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 1 वर्ष का रिलेशन पता करने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकाल दे क्या, बोलो इसका स्क्वायर रूट निकाल दे। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या आएगा 100, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 100 गुना 100 है तो 100 तो आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट पे झंझट है कि भाई इसका होगा क्या स्क्वायर रूट, तो आज के बाद जीवन भर याद रखना 11 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 1। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, बोलो होता है क्या। 1111 का स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 4 3 2 1, बोलो होता है क्या 1 2 3 2 1 2 3 2, क्या हुआ 100, मतलब 100 रुपया का राशि 111 रुपया हो जाता है 1 वर्ष में। तो हम बोल सकते हैं कितना हुआ 11/100 गुना 100, मतलब हुआ 11% आंसर। बात आ रहा समझ में क्या। क्वेश्चन देखो, x माइनस वाई बराबर -9। देखो 18वें नंबर का क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर -9 और x इंटू वाई बराबर -20। तो पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये 2 तरह से होगा, इसको समझने का कोशिश करो। x माइनस वाई बराबर -9, ठीक है, और x इंटू वाई बराबर -20, मतलब 2 ऐसा कोई संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने पे -20 आ रहा है और जोड़ने पे -9 आ रहा है, बोलो घटाने पे -9 आ रहा है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, 5 चौका 20, 5 4 9, इतना दिमाग लगा सकते हैं। तो 5 चौका 20, 5 4 9, 5 चौका 20, 5 4 9, या तो 5 में माइनस होगा या तो 4 में माइनस होगा।
दोनों में से किसी एक में ही होगा, दोनों में हो जाएगा तब तो प्लस 20 में हो जाएगा। अब यहाँ पर लेके आते हैं इसको, तो -5 -4 -5 माइनस प्लस 4, तो -5 -4 मिलके क्या हो गया बोलो? -9 हो गया क्या? बोलो। अगर हम देखते हैं, अभी नहीं हुआ, ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अगर हम देखते हैं -4 -5 करते हैं तो भी तो -9 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू -4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और y का वैल्यू -5 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो अगर होगा तो या तो ये दोनों होगा या तो ये दोनों होगा, बोलो होगा क्या? लेकिन कुछ भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो स्क्वायर है ना, कोई भी माइनस टर्म रहे या प्लस टर्म रहे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही बनाएगा। तो माइनस अगर यहाँ पे रखेंगे और स्क्वायर करेंगे तो प्लस में, यानी 5 का स्क्वायर करते हैं या 4 का स्क्वायर करते हैं 16 और 5 का स्क्वायर करते हैं 25, ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 41। बोलो आएगा क्या? दूसरा तरीका क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आप प्लस 2xy लिख सकते हैं क्या? बोलो। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर प्लस 2xy हो जाए तो -2xy प्लस 2xy कट के सिर्फ ये आएगा, जानते हो ना। बस इसी फार्मूला पे खाली सेट कर दो ना, x माइनस वाई का मतलब है -9 और -9 का स्क्वायर, ठीक। अब प्लस 2 इंटू XY का वैल्यू क्या दिया हुआ? -20। तो 9 में 81, ये क्या आ गया तुमको? 81, और 81 में से 40 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 41। तो दोनों ही तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो। 19वां नंबर का क्वेश्चन देखो, दो कारें क्रमशः 36 और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से A से B तक यात्रा करती है। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3.5 घंटा कम समय लेती है, तो शहर A से B के बीच की दूरी कितनी होगी? तो A से B का बीच का दूरी दोनों कार के लिए तो कांस्टेंट होगा ना, बोलो जल्दी। अगर यहाँ पर A मान लेते हैं और यहाँ पर B मान लेते हैं और दोनों कार A से B तक ही जाता है, तो डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है, अपरिवर्तित है। और हम बता चुके हैं कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड होता है, और स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? क्या हम बता चुके हैं? अब बहुत सारा ऐसा बात होगा जो हम बता चुके होते हैं। एक सेट मेरा हुआ ना, और एक सेट से रिलेटेड अब देखते जाना, 5 सेट तक होते होते हम इतना बार बोल चुके होंगे कि बता चुके हैं कि तुमको याद हो जाएगा। हम ये बात बता चुके हैं कि नहीं बता चुके हैं? टोटल डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पीड, स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनाने का कितना ये आसान है। तो अगर जा रहा है ये 36 किलोमीटर से, अगर ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और दूसरा जा रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो अगर इसका स्पीड दिया हुआ 36 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का स्पीड दिया हुआ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या? और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में 54-36 का रेशियो निकालोगे तो 9 छा के 54, 9 चौका 36 और 18 तिया 54, 18 दूनी 36। क्या रेशियो आया? क्या रेशियो आया? 3:2। अब दोनों के टाइम के बीच का अंतर क्या है? 1 यूनिट। दोनों के टाइम के बीच का अंतर, और क्वेश्चन में देख लो 3.5 घंटा कम है। देखो है क्या? तो हम बोल देते हैं 1 बराबर 3.5 घंटा। 1 बराबर कितना घंटा? 3.5 घंटा। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा? टोटल डिस्टेंस। क्या पूछा जा रहा? टोटल डिस्टेंस। किसी एक का समय निकाल लो। 1 बराबर 3.5, 1 बराबर क्या? तो 2 बराबर 7, 2 बराबर क्या आया? तो इसका मतलब है कि दूसरा कार जिसका स्पीड था 36 किलोमीटर प्रति घंटा, वो कितना किलोमीटर गया? 7 घंटा गया। कितना घंटा गया? अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसके स्पीड को इसके टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दे, 54, हम 36 से गुना कर दिए तो काट दिए थे ना, इसका स्पीड 54 था ना, तो 54 को किससे गुना करेंगे? तो 7 चौका 28 और 7 पचे 35, 2 37। ये आंसर है 378 किलोमीटर। हाँ, निकाल लो। 3 बराबर क्या आया? 3.5 का 3 गुना कर देते हैं तो 10.5। बोलो आया क्या? 3.5 का 3 गुना 10.5। लेकिन इसका स्पीड क्या है? तो हम लोग ऐसा करते हैं ना, 36 को 10.5 से गुना कर देते हैं। 36 को किससे गुना कर दे? देखो 36 को पहले 10 से गुना करोगे 360, 36 को 10 से गुना करोगे तो क्या होगा?
और 36 को आधे से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 18। तो 360 प्लस 18 मिलके भी तो 378 किलोमीटर ही आया ना, किधर से भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका बताते देखो, एक बार गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एलसीएम ले लो इसका, क्या ले लेते हैं एलसीएम, और मान लेते हैं डिस्टेंस 36 और 54 का जो एलसीएम है वो, तो 36-54 का डिस्टेंस एलसीएम होगा 108। बोलो क्या हो जाएगा 108। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 108 किलोमीटर जाना होगा तो इसको कितने घंटे का टाइम लगेगा, और 54 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर 108 जाना होगा तो कितने घंटे का, तो कितना कम टाइम लगा। एक बराबर 3.5, एक बराबर, तो एक बराबर 3.5 आया। टोटल डिस्टेंस हमने क्या माना, तो 108 बराबर आ जाएगा 108 गुना 3.5। 108 गुना क्या आ गया। आप सोच रहे होगे कि 108 से इसको गुना कैसे करें, तो देखो ऐसे करो गुना, इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो। तो जब इसको आधा किए तो 3.5 को दुगुना कर दो। एक को आधा करेंगे तो दूसरे को दुगुना करेंगे, तो 54 को अब 7 से गुना कर दो, 378 किलोमीटर आंसर हो गया। बोला 2 अंकों की एक संख्या का गुणनफल 72 है, जबकि इसके संख्या में 9 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या अंकों का उलट जाता है। अंकों से क्या हो जाता है, उलट जाता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। इधर देखो बोर्ड की तरफ, अगर AB माइनस BA करोगे ना और AB प्लस BA करोगे तो क्या सब होगा, इसको समझाते हैं। AB माइनस BA करोगे तो आएगा 9 इंटू A माइनस B, और AB प्लस BA करोगे तो आएगा 11 गुना A प्लस B, 11 इंटू A प्लस B आएगा। ठीक, क्या बोले गौर से सुनो। ये 10A दहाई का स्थान है तो 10A प्लस B, और ये दहाई का स्थान है तो 10B प्लस A। तो 10A में से 1A जाएगा तो 9A, और B में से माइनस 10B होगा तो माइनस 9B, तो 9 कॉमन हुआ तो A माइनस B। अब हम बोलते हैं अगर 54 में से 45 तुमको माइनस करना होगा तो माइनस मत करना, यहाँ लिखना 9, क्या लिखना 9 गुना 5 माइनस 4, 9 गुना 5 माइनस 4 क्या हो गया 9। बोलो हुआ क्या। देखो यहाँ 82 में से 28 माइनस करना होगा, 82 में से उसका उल्टा माइनस करना होगा, 82 में से उसका उल्टा माइनस करना होगा, तो तुम लिखना 9 गुना 8, 2 का अंतर 6, 54 हो गया आंसर। आ रहा है बात समझ में। 98 में से 89 माइनस करना होगा तो क्या लिखोगे 9 गुना 8 का और 9 का अंतर 1, आ जाएगा 9। 83 में से 38 माइनस करना होगा तो 9 गुना 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा 5, 45। क्या बोले, समझ में आ रहा है क्या। अगर जोड़ना होगा तो क्या करोगे, 11 को गुना कर दोगे A प्लस B से, यानी संख्या से। अगर यहीं पे प्लस करना होगा तो 11 गुना 9 8 17 कर दोगे, हो जाएगा। और 11 गुना 17 भी कैसे करते, एक साथ लिख दो, अब बीच में 8 लिख दो। सबके पीछे ट्रिक है ना, एक साथ लिख दिए हटा के, अब बीच में दोनों को जोड़ के लिख दिए 8। 11 से भी गुना करने के लिए बता चुके हैं, 32 गुना करते हैं 11, 32 गुना 11 करते हैं तो 3 2 दूर लिख दिए और 3 2 5 बीच में लिख दिए, 352। बात आ रहा समझ में क्या। चलो तो हो गया। अब इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा, 2 अंकों का संख्या का एक गुणनफल 72 है और इन संख्याओं को जोड़ा जाए तो प्राप्त नई संख्या इन संख्या के अंकों का उल्टा क्रम हो जाता है। तो ऑप्शन चेक करोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा 89। उल्टा करोगे तो दोनों के बीच का अंतर 9 होगा ना, और जैसे दोनों के बीच का अंतर 9 हुआ तो 9 गुना 1 हुआ, यानी दोनों अंकों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए। देखो AB माइनस BA बराबर 9 गुना A माइनस B, और वो अंतर क्या दिया हुआ 9, तो A माइनस B बराबर क्या हो गया 1 के। A माइनस B बराबर क्या हो गया 1 के, और जैसे ही A माइनस B बराबर 1 के हुआ तो दोनों अंकों का जो अंतर होगा क्या होगा, 1 का ही होगा ना। तो दोनों अंतर जब 1 का होगा, दोनों अंकों का अंतर जब 1 का होगा तो 2 अंक ऐसा निकालो ना कहीं से जिसका अंतर 1 हो लेकिन गुना करे तो 72 आए। A इंटू B बराबर 72 आ जाए। तो आप तो इतना तो दिमाग लगा सकते हैं ना, 9 8 72 और 9 माइनस 8 बराबर 1।
तो 89 होगा। क्या होगा इसका आंसर? 89, क्योंकि 89 में अगर 9 जोड़ेंगे तभी 98 आएगा, और 98 में 9 जोड़ेंगे तब तो ऊपर चला जाएगा ना। तो ऑप्शन में 98 भी है और 89 भी है, यानी 89 भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 89। चलो तो अभी रहने दो, अब इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 21 से लेके 25 तक पढ़ेंगे और तीसरा सेट भी शुरू कर देंगे।